नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, एकदम शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। बनी शर्मा जी हैं, ज्ञानचंद जी हैं, वैष्णवी मिश्रा हैं, हरीश हैं, अनुष्का हैं, सौम्या पांडे हैं, अमन सोनकर हैं। आप सभी छोटे बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाएंगे क्लास में, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी प्लीज, ठीक है, सभी लोग बेटा क्लास में आ जाइए। जी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप सभी लोग आ जाएं। कपिल देव जी हैं, कोमल त्यागी हैं, विपिन हैं, प्रदीप पाल जी हैं, आकाश यादव हैं, और जरा जी हैं, अर्चना तनवर हैं, डॉली भाटी हैं, अरुण शर्मा जी हैं, शादाब जी हैं, मोना मलिक हैं, खुशबू सिंह जी हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग गुप्तोत्तर काल पे थे और बच्चे आज हम इस गुप्तोत्तर काल को बहुत अच्छे से आज हम इसे समाप्त कर लेंगे। ठीक है ना, गुप्तोत्तर काल को आज हम इसे खत्म कर लेंगे। ठीक है, अभी तक हम देखें गुप्तोत्तर काल में हमने देखा कि उत्तर भारत में गुप्तों के पतन के बाद बहुत सारे सत्ता के नए केंद्र उठ खड़े हुए, जिनमें थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, मालवा का यशोधर्मन वंश, मगध का उत्तरवर्ती ठीक गुप्त या परवर्ती गुप्त वंश। जी, मगध का बच्चे उत्तरवर्ती गुप्त या परवर्ती गुप्त, उत्तरवर्ती गुप्त या परवर्ती गुप्त। बल्लवी का मैत्रक, बंगाल का शशांक का गौड़ वंश। ठीक है, शशांक ये वही शशांक है जिसके बारे में मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी, और कन्नौज का मौखरी वंश। तो अगर हम उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत में गुप्तों के अवसान के बाद सत्ता के कई नए केंद्र जो हैं वो उतखड़े हुए। ये क्षेत्रीय राज्य थे, ये बेसिकली, ठीक है, इनमें भी अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष होता था। ठीक है, और ये हमेशा आपस में संघर्षरत रहते थे, जिससे कि ये, ठीक है, आगे चलकर वो स्थिति प्राप्त कर सके जो कभी गुप्तों की स्थिति थी। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो इनमें से कई सारे राजवंश बच्चे, ठीक है, आपस में एक दूसरे से युद्धरत रहते हैं, लेकिन अंत में फिर कहीं ना कहीं जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश है, वही संपूर्ण उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर पाता है। ठीक है, तो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, मालवा का यशोधर्मन वंश, मगध का परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्त, वल्लभी का मैत्रक, बंगाल का शशांक या गौड़ वंश, और कन्नौज का मौखरी वंश। वहीं दक्षिण भारत में हम बात करें तो दक्षिण भारत में आपके चालुक्य, ठीक है, जिसमें चालुक्यों में चालुक्यों की तीन शाखा है। ठीक है, बातापी के चालुक्य ये सबसे पुरानी शाखा है। इस शाखा का संस्थापक स्वयं पुलकेशिन प्रथम है। दूसरी है वेंगी के चालुक्य, इस शाखा के संस्थापक काब्ज विष्णुवर्धन है। इस शाखा का संस्थापक काब्ज विष्णुवर्धन है। और तीसरी आपके गुजरात के चालुक्य, इस शाखा का संस्थापक जयसिंह लाट है। फिर आपके मदुरई के पांडे, ठीक है बच्चे, मदुरई आप तमिलनाडु में जानते हैं, ठीक है, मदुरई, तो वही मदुरा के पांडे और कांची के पल्लव, मदुरा के पांडे और कांची के पल्लव। ठीक है जी, तो ये राजवंश दक्षिण भारत में स्थापित हुए। लेकिन ये जो राजवंश दक्षिण भारत में स्थापित हुए, एक्चुअली ये कदम्बों के उन्मूलन के बाद, ये कदम्बों के उन्मूलन के बाद दक्षिण भारत में स्थापित हुए हैं कांची के पल्लव वंश। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आप सभी के? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई इश्यू तो नहीं? आइए अब हम आगे चलते हैं। तो जानकारी के स्रोतों के बारे में बात करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में बेटा देसी साहित्य है। देसी साहित्य को हम दो भागों में बांटते हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, ये महायान बौद्ध ग्रंथ है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प है बच्चे, ये आर्य मंजूश्री मूल कल्प
महायान बौद्ध ग्रंथ है, महायान बौद्ध ग्रंथ है। तो हमें इस आर्य मंजूश्री मूल कल्प से भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक, गुप्तोत्तर काल के बारे में। गैर धार्मिक ग्रंथों में देखो ये चीजें आपको याद करने लेनी है, हर्षवर्धन का रत्नावली, हर्षवर्धन का नागानंद और हर्षवर्धन का प्रियदर्शिका, ठीक है ना। और कादम्बरी और हर्षचरित ये दोनों बाणभट्ट के हैं। कादम्बरी हर्षचरित, बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। बाणभट्ट कौन थे बेटा? हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे, तो ये उनकी रचना है, ठीक है। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है? अब विदेशी विवरण, विदेशी विवरण बेटा हैंसांग, ठीक है, जिसने सीयू की लिखी। विदेशी विवरण में हैंसांग जिसने सीयू की लिखी, हैंसांग की जीवनी जिसको हीली ने लिखा है, और भारत तथा मलयद्वीप पुंज, भारत तथा मलयद्वीप पुंज जिसको इत्सिंग ने लिखा है। भारत तथा मलयद्वीप पुंज जिसको बेटा किसने लिखा है? इत्सिंग ने लिखा है। तो ये बात ध्यान रखनी है, सीयू की हैंसांग, हैंसांग की जीवनी हीली, और भारत तथा मलयद्वीप पुंज इत्सिंग। तो ये विदेशी विवरण है जिनसे हमें गुप्तोत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यहां तक हमारी समझ में आ गई। अब पुरातात्विक स्रोतों में जैसे वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख है, आपका मधुबन ताम्रपत्र लेख है, आपका एहोल प्रशस्ति लेख है, नालंदा से प्राप्त मिट्टी की एक मोहर है, सोनीपत से प्राप्त तांबे की एक मोहर है। ये पुरातात्विक स्रोत है जहां से हमें गुप्तों के, ठीक, बाद का जो काल है या गुप्तोत्तर काल है या हर्षवर्धन के समय का काल है, जो वर्धन वंश है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है जी। तो एक बार ये मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। पुरातात्विक स्रोतों में वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख, मेरे साथ साथ बोलेंगे, पुरातात्विक स्रोतों में वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख, मधुबन ताम्रपत्र लेख, एहोल प्रशस्ति लेख, नालंदा से प्राप्त एक मिट्टी की मोहर और सोनीपत से प्राप्त एक तांबे की मोहर, हमें इनसे जानकारी प्राप्त होती है। फिर ये थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के बारे में चीजें हैं। ये सारी चीजें मैंने बच्चे आपको पढ़ा दी थी, एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश जो है, इसका वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन है। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का ठीक है बेटा, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन है, और इनकी पत्नी यशोमती थी। इनके दो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन था, छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था। इनकी पुत्री जो थी राज्यश्री, उसका विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन ने महाराजिधराज, जो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के पिताजी हैं, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की। महाराजराज और परम भट्टारक, प्रभाकर वर्धन ने महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। और हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन को प्रतापशीला कहा गया है बेटा। क्या कहा गया है? प्रतापशीला कहा गया है इनको, ठीक है जी। जी, प्रतापशीला कहा गया है, शीला होगा, है ना, ये आपको पता है, प्रताप शीला कहा गया है। प्रतापशीला कहा गया है। जी, ठीक है जी, क्लियर है, ये बता रही है सभी को समझ में। अब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बस एक बार इसका क्विक रिवीजन कर दे रहे हैं। प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर पश्चिम सीमा पर हूणों का आक्रमण होता है। प्रभाकर वर्धन के बेटा जीवन के अंतिम दिनों में, जब प्रभाकर वर्धन, ठीक है, अपने जीवन के, ठीक है, अंतिम दिनों में थे, तो प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर हूणों का आक्रमण होता है। प्रभाकर वर्धन अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को आदेश देता है कि वह हूणों के आक्रमण को विफल करे। हर्षवर्धन को अपने पिता की मृत्यु का समाचार, ये ध्यान रखना, कुरंगक नामक दूत से प्राप्त होता है। हर्षवर्धन अपनी राजधानी पहुंचता है और देखता है कि रसायन और सुसैन नामक राज्यवैद्य उनकी देखरेख कर रहे हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी यशोमती सती हो गई। मालवा का शासक देवगुप्त कन्नौज पर चढ़ाई कर गृह वर्मा की हत्या कर देता है और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारावास में डाल देता है। राज्यश्री आप समझ गए, उनकी बहन, तो राज्यश्री को बंदी बनाकर बेटा वह कारावास में डाल देता है। राज्यश्री का विश्वास पात्र जो संवादक है
वह राज्यवर्धन को सारी सूचनाएं, ठीक है, थानेश्वर आकर देता है। राज्यवर्धन ने सैन्य संगठन कर कन्नौज की तरफ कूच किया और उस समय कन्नौज पर देवगुप्त, ठीक है ना, वो शासन कर रहा है। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित करके देवगुप्त की तो हत्या कर दी और बहन राजश्री को कारावास से मुक्त होकर वे विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए चली गई, क्योंकि उधर राज्यवर्धन और शशांक की भेंट होती है और तब धोखे से शशांक बेटा राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। राज्यवर्धन की मृत्यु के समाचार कुंतल नामक अश्वारोही हर्षवर्धन को आकर देता है बच्चे। हर्षवर्धन वह अपने ममेरे भाई भंडी, ठीक है, हर्षवर्धन का ममेरा भाई कौन है बच्चे? भंडी। हर्षवर्धन अपने ममेरे भाई बंडी के साथ सेना ले जाकर बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को ढूंढ लेता है। हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से फिर कन्नौज स्थानांतरित करता है और 606 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में वह हर्ष संबंध प्रवर्तित कराता है। उसने अपनी बहन को बचाने के उपरांत अपने आप को राजपुत्र कहा और उसने शिलादित्य की उपाधि धारण की। किसकी बेटा? शिलादित्य की उपाधि उसने धारण की, ठीक है। साम्राज्य विस्तार। बंगाल का शासक शशांक जो है बच्चे, वह गौड़ वंश से था। उसने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया। शशांक का शासन क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर था। यह हर्ष का प्रथम पूर्वी अभियान हुआ जिसमें उसने पश्चिमी बिहार को जीतकर बेटा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पश्चिमी बिहार को जीतकर हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बल्लभी से फिर युद्ध किया। बल्लभी का शशांक ध्रुवसेन द्वितीय, बल्लभी का शासक जो है, बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय था बेटा। बल्लभी गुजरात में पड़ेगा और वहां का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्ष ने उसको पराजित कर दिया मेरे प्यारे बच्चे, ध्रुवसेन द्वितीय को। हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय को माफ कर उसके क्षेत्र वापस कर दिए और खुद अपनी पुत्री का विवाह उसने ध्रुवसेन द्वितीय के साथ करवा दिया। फिर सिंध पर आक्रमण। सिंध का शासक शूद्र था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त की भांति हर्ष ने यहाँ पर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया। ठीक है बेटा, यहाँ पर किसका? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया। अब जब चालुक्यों से संघर्ष होता है तो संपूर्ण उत्तर भारत में हर्षवर्धन का विस्तार है, दक्षिण भारत में पुलकेशिन का विस्तार है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य संघर्ष हुआ है, ठीक है ना बच्चे। और आपको पता है इस संघर्ष में पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ है। इस संघर्ष में हर्षवर्धन की पराजय हुई है, हर्षवर्धन की पराजय हुई है। इस संघर्ष में हर्ष, ठीक है, हार गया है बेटा। हर्षवर्धन की पराजय हुई है, ठीक है। इस संघर्ष में हर्ष तो मेरे प्यारे बच्चे पुलकेशिन द्वितीय से हार गया और इसका उल्लेख हमें पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति लेख से मिलता है बच्चे। इसका उल्लेख हमें एहोल प्रशस्ति लेख से मिलता है। एहोल प्रशस्ति लेख से इस बात का हमें उल्लेख मिलता है। फिर इसके उपरांत बेटा हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। फिर हर्ष का दूसरा पूर्वी अभियान हुआ कब? जब शशांक की मृत्यु हो गई। तो हर्षवर्धन यह अभियान शशांक की मृत्यु के बाद करता है। हर्षवर्धन यहाँ पर बेटा, ठीक है, संपूर्ण बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने साम्राज्य में मिला लेता है और इतना ही नहीं, वह मगध राज की उपाधि भी धारण करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके प्रशासन के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है हर्ष के, वह मधुवन ताम्र पत्र लेख। अब ये जो मधुवन ताम्रदान पत्र लेख है, ये जिला मऊ उत्तर प्रदेश से मिला है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये भी पूछे जाते हैं कहाँ से मिले हैं। तो मधुवन ताम्र पत्र लेख जो है बेटा, ये जिला मऊ उत्तर प्रदेश से मिला है। मधुवन ताम्र पत्र लेख जिला मऊ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसमें हर्ष संवत 25 का जिक्र है, मतलब 631 ईस्वी का, जिसमें लिखा गया है कि हर्षवर्धन ने श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा, श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा, श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक गांव को दो भरद्वाज गोत्री ब्राह्मणों को बेटा दान में दे दिया, या ठीक है ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक गांव को हर्षवर्धन ने दान में दे दिया। श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक गांव को। वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख बच्चे, इसमें लिखा हुआ है कि हर्ष ने अहित छत्र, अहित छत्र मतलब क्या हो गया बेटा? बरेली। तो हर्ष ने अहित छत्र भुक्ति के, अहिछत्र भुक्ति के अंगदिया विषय के मरकट सागर नामक गांव को दो भरद्वाज गोत्री ब्राह्मणों को दान में दे दिया। प्रधान सचिव बंडी है, ठीक है, जो कि हर्षवर्धन का ममेरा भाई था। हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में, प्रधान सचिव बंडी है जो कि ममेरा भाई था। विदेश सचिव अवंती था। विदेश सचिव को महासंधि विग्रह भी कहा जाता था। प्रधान सेनापति सिंहनाथ था बेटा। प्रधान सेनापति कौन था? सिंहनाथ था। और ठीक है, अश्वारोही सेना का प्रधान जो था, अश्वारोही सेना का प्रधान कुंतल था।
अश्वारोही सेना का प्रधान कुंतल था। अश्वारोही सेना का प्रधान कुंतल था। ठीक है, तो सेनापति जो था, प्रधान सेनापति बेटा सिंहनाथ था, और अश्वारोही सेना का प्रधान कौन था? कुंतल था। ठीक है, ध्यान रख, कुंतल नहीं तो। कर प्रशासन तीन प्रकार के हैं। भाग एक प्रकार का भूमि कर है, जो संपूर्ण उपज का बच्चे 1/6 हुआ करता था, भाग भूमि कर है। भाग एक प्रकार का भूमि कर जो संपूर्ण उपज का 1/6। हिरण्य नगद वसूल किया जाने वाला कर है। और बलि जो है, बलि एक प्रकार का बेटा धार्मिक कर है। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर है। हिरण्य नगद वसूल किए जाने वाला कर है। भाग एक प्रकार का भूमि कर है। बंदरगाह, पश्चिमी तट पर बेटा भड़ौच भृगु कक्ष बंदरगाह है, और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह पश्चिमी तट पर भड़ौच भृगु कक्ष और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। इंसान के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने हेतु वह नालंदा विश्वविद्यालय आया। 15 वर्षों तक भारत में रहा। हैंसांग ने शियू की लिखी है, और हैंसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, द्वितीय शाक्य मुनि, इन सब नामों से जाना जाता है। मतलब ये सारी चीजें बच्चे हम एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है मुन्ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल भी। कैसा भुक्ति का मतलब होता है बेटा, मैंने प्रशासन में आपको बताया, भुक्ति का मतलब होता है राज्य। भुक्ति का मतलब क्या होता है? राज्य होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हम पूरा का पूरा जो चालुक्य वंश है, हम चालुक्य वंश को भी पढ़ चुके हैं, है ना? चलो, चालुक्य वंश को भी हम पढ़ चुके हैं जी। ठीक है, ये प्रांतीय प्रशासन मैंने बच्चे आपको बता दिया था ना। गांवों का प्रमुख महत्तार होता है, कई गांवों से मिलकर पथक बनता है। पथक का जो प्रमुख होता है वह पथपति होता है। फिर कई विषयों से मिलकर कई पथकों से मिलकर विषय बनता है। विषय का प्रमुख विषयपति होता है। और उसके बाद बच्चे कई विषयों से मिलकर भुक्ति बनता है। भुक्ति का प्रमुख राज्य, स्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय होता है। और हर चरित्र में भुक्ति के प्रमुख को लोकपाल शब्द के नाम से संबोधित किया गया है ना बेटा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक बार हमने हर्षवर्धन वाला जो है रिवाइज कर लिया। अब देखो यहाँ पे भूमि के प्रकार देखो, आपको हर एक काल में भूमि के प्रकार देखने पड़ेंगे। हर एक काल में बेटा भूमि के प्रकारों को आपको याद करना पड़ेगा कि भूमि के कितने प्रकार थे। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। अब हम यहां पर बात करेंगे प्रतिभूमि। अब ये जो प्रतिभूमि है, ऐसी भूमि बेटा जो राज्य के अधिकार में होगी। प्रतिभूमि ऐसी भूमि जो राज्य के अधिकार में होगी, प्रतिभूमि कहलाएगी। और सामान्यतः वेतन के रूप में ये दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो राज्य के अधिकार में होती है प्रतिभूमि, राज्य के अधिकार में होती है बेटा प्रतिभूमि। और सामान्यतः प्रतिभूमि जो होती है राज्य के अधिकार में होती है, और सामान्यतः प्रतिभूमि जो होती है वो वेतन के रूप में दी जाती है। जोत भूमि। अब ये जो जोत भूमि है बेटा, ये जोत भूमि राज्य के अधिकार में थी। ठीक है, जैसे प्रतिभूमि थी ऐसी जोत भूमि भी राज्य के अधिकार में थी। ठीक है, इससे आय प्राप्त होती थी, और दान के रूप में इसको बेटा दिया जाता था। इसको दान के रूप में दिया जाता था। ठीक है ना, दान के रूप में दिया जाता था इसको, जोत भूमि को दान के रूप में। जैसे ठीक है, हर्षवर्धन ने दी थी बेटा, सोमकुंडा नामक गांव की भूमि को दान में दिया था। आई छत्रभुक्ति के अंग दिया विषय के मरकट सागर नामक गांव को दान में दिया था। तो वे जोत भूमि थी वह भी राज्य के अधिकार में, इससे भी आय प्राप्त होती थी, लेकिन आमतौर पर ये दान के रूप में देने के बेटा काम में आती थी। ठीक है, दान के रूप में देने के काम आती थी। प्रदीप कुमार कह रहे हैं सर कल क्लास हुई थी, नहीं हुई थी। और वहीं जरा जी कह रहे हैं कि सर आपने कल जो यूट्यूब पर क्लास ली थी पॉलिटिकल की वो बहुत अच्छी थी, थैंक यू। तो मतलब जवाब मिल गया आपको कि कल क्लास क्यों नहीं हो पाई थी। ठीक है बेटा, चलिए। तो जोत भूमि राज्य के अधिकार में थी,
ठीक है, इससे आय प्राप्त होती थी और दान के रूप में दिया जाता था जोत भूमि को। प्रतिभूमि ये राज्य के अधिकार में थी और सामान्यतः ये प्रतिभूमि वेतन के रूप में दी जाती थी, वेतन के रूप में। अब निजी भूमि, ये जो निजी भूमि है मेरे प्यारे बच्चे, ये निजी स्वामित्व वाली भूमि है, निजी स्वामित्व वाली। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी भूमि जिस पर निजी स्वामित्व होगा वो निजी भूमि कहलाएगी। ठीक है, जिस पर निजी स्वामित्व होगा वह निजी भूमि कहलाएगी। अब शाक्त जो है वो व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि को हम शाक्त कहेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि को हम शाक्त कहेंगे। जो व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि होगी शाक्त। ठीक है, और दूसरा होगा बच्चे आपका कौटुंबिक। कौटुंबिक, अब ये जो कौटुंबिक होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये कैसी भूमि होगी कौटुंबिक? ठीक है ना, जो संपूर्ण कुटुंब परिवार का स्वामित्व रखती होगी। संपूर्ण कुटुंब या परिवार का बेटा जिस पर स्वामित्व होता है, जैसे होता है ना कि पूरे कुनवा की भूमि आपकी इंडिविजुअल नहीं है बल्कि आपके पूरे कुटुंब की भूमि है, उसको आप क्या कहेंगे? कौटुंबिक। आपकी इंडिविजुअल नहीं है, आपकी पूरे कुटुंब की भूमि है बेटा, उसको आप क्या कहेंगे? कौटुंबिक कहेंगे। आपके संपूर्ण कुटुंब की भूमि है कौटुंबिक। प्रकष्ट, प्रकष्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चे? विभिन्न कृषकों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि, उसको प्रकष्ट कहेंगे। बस समझ पा रही है? विभिन्न कृषकों के द्वारा जो भूमि जोती जाती है, विभिन्न कृषकों के द्वारा जो भूमि जोती जाती है उसको आप लोग क्या कहेंगे भैया जी? प्रकष्ट कहेंगे। चलिए, आ रही है बात समझ में सभी को? एक बार थम्स अप करके बताओ बेटा। ठीक है, तो बेटा कौटुंबिक, कौटुंबिक जो मतलब संपूर्ण कुटुंबीय परिवार का स्वामित्व जिस पर होता है। जैसे आज भी आप गांव में देखते हैं, आज भी गांव में बच्चे ऐसी भूमि है जिन जिन पर संपूर्ण कुटुंबीय परिवार का स्वामित्व है। ठीक है, जिन पर संपूर्ण कुटुंबीय परिवार का स्वामित्व है, तो बेटा वो क्या है? कौटुंबिक। प्रकष्ट, जो विभिन्न कृषकों के द्वारा जोती जाती है उसको प्रकष्ट कहेंगे। विभिन्न कृषकों के द्वारा जो जोती जाती है उनको हम प्रकष्ट कहेंगे। ऐसी भूमियां जो बेटा कई सारे कृषकों के द्वारा जोती जा रही हैं, प्रकष्ट कहेंगे। और फिर एक सटक कौटुंबिक। फिर क्या है? सटक कौटुंबिक। एक नहीं है ये, सटक कौटुंबिक है। सटक कौटुंबिक, सटक कौटुंबिक। अगली भूमि में, अब ये सटक कौटुंबिक क्या है ना भाई? ये फिर सटक कौटुंबिक क्या है ये हमें समझना है। इसका मतलब क्या है? तो सटक कौटुंबिक का मतलब होता है ये किसी भी काश्तकार या उच्च अधिकारी को उसकी सेवाओं के बदले दी जाती हैं, उनको हम सटक कौटुंबिक कहते हैं। कि भाई जब आपने राज्य की सेवा की तो राज्य की सेवा के बदले आपको दी जाएगी। आपने राज्य की सेवा की तो राज्य की सेवा के बदले आपको दी जाएगी। तो किसी काश्तकार या उच्च अधिकारी को उसकी सेवाओं के बदले दी जाएगी, वह सटक कौटुंबिक होगी। ठीक है, वो क्या होगी? सटक कौटुंबिक। अब गांव, गांव सामान्यतः देखो बच्चे, ठीक है, तीन प्रकार के होंगे, सामान्य, ब्रह्मदेव और देवदान। ठीक है ना, गांव जो होंगे वो आमतौर पे गांव तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या होती थी मेरे प्यारे बच्चे सामान्य गांव की, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। ठीक है, सामान्य गांव, सामान्य गांव जहां पर विभिन्न जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते थे और राजस्व के रूप में राजा को कर देते थे, सामान्य गांव है। जैसे आज का भी गांव है तो वैसा ही, ठीक है, ऐसा ही सामान्य गांव, तो जहां पर विभिन्न जाति के लोग एक साथ रहते थे बेटा, विभिन्न जाति के लोग एक साथ रहते थे, मिलकर रहते थे और राजस्व के रूप में वो राजा को टैक्स देते थे, राजस्व के रूप में राजा को टैक्स देते थे। सामान्य ग्राम कहते हैं हम उन्हें। ऐसे गांव को हम क्या कहते हैं भैया? सामान्य गांव कहते हैं। क्लियर है? ये बस समझ में आ गई। जैसे आजकल के गांव है, विभिन्न जाति के लोग रह रहे हैं और बेटा राजस्व के रूप में राजा को कर दे रहे हैं। ब्रह्मदेय गांव,
ब्रह्मदेव गांव का मतलब होता है जब राजा के द्वारा किसी ब्राह्मण या उसके परिवार को भूमि दी जाती थी तो उसको ब्रह्मदेव भूमि की कहा जाता था। और जो पूरा गांव दान में दे दिया जाता था तो उसको ब्रह्मदेव गांव कहा जाता था। तो राजा के द्वारा जब किसी ब्राह्मण को या उसके किसी परिवार को जो भूमि दान में दी जाती थी, राजा के द्वारा जब किसी ब्राह्मण को या उसके परिवार को बेटा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। और जब ठीक है संपूर्ण गांव दान में दे दिया जाता था तो उसको ब्रह्मदेव गांव कहा जाता था। ऐसी भूमि पर बसने वाले गांव को ब्रह्मदेव गांव कहा जाता था। और इनकी संख्या बेसिकली सामान्य गांव से बहुत कम थी भाई। अब राजा अगर सारे गांव को दान में दे देगा ब्राह्मणों को तो भैया राजा को आय कहां से प्राप्त होगी? तो कुछ कुछ गांव दान में दिए जाते होंगे, 5 6 7 8 9 10 गांव मुश्किल से। जैसे मिला भी है ना मधुबन ताम्रपत्र लेख में, और उसमें बच्चे जो मधुबन ताम्रपत्र लेख में और वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख में मिला है ना। ठीक, वंशखेड़ा में मिला है उसने अहिच्छत्र भुक्ति के मरकट सागर गांव को, ठीक है ना, कि अहिच्छत्र भुक्ति के अंग दिया विषय के मरकट सागर नामक गांव को दो भरद्वाज गोत्री ब्राह्मणों को दान में दिया था। और वही मधुबन ताम्रपत्र लेख में लिखा है कि उसने सोमकुंडा ठीक है भुक्ति के 2 गांवों को दान में दिया था। लिखा है कि नहीं? तो भैया ऐसे करके 2 4 6 गांव दान में दिए जाते थे जिनका उल्लेख है। ये वंशखेड़ा ताम्रपत्र लेख जो है बेटा ये मिला है हमको शाहजहांपुर से, ठीक है। और मधुबन वाला जिला मऊ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मदेव। अब देवदान। देवदान का मतलब होता है बेटा जब संपूर्ण गांव का राजस्व किसी मंदिर को गांव में दे दिया जाएगा। पूरे के पूरे गांव का राजस्व जब हम किसी मंदिर को दान में दे देंगे तो ऐसे गांव को देवदान गांव कहेंगे, ठीक है ना भैया। जब संपूर्ण गांव का राजस्व उठा के आप किसी मंदिर को दान में दे दो, तो जब भैया संपूर्ण गांव का राजस्व उठा के किसी मंदिर को दान में दे दिया जाएगा तो उसको देवदान ग्राम कहा जाएगा। और राजस्व का संग्रहण मंदिर के अधिकारी करते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व का संग्रहण कौन करेंगे? मंदिर के अधिकारी करेंगे। जो भी मंदिर के अधिकारी होंगे वो राजस्व का संग्रहण करेंगे। तो भैया जब संपूर्ण गांव का राजस्व किसी मंदिर को दान में दिया जाएगा देवदान ग्राम। संपूर्ण गांव का राजस्व किसी मंदिर को दान में दिया जाएगा देवदान ग्राम। राजस्व का संग्रहण मंदिर के अधिकारी करेंगे। अब सिंचाई में प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्रों को हम लोग देखेंगे बच्चे, ठीक है। इसमें घंटी यंत्र, तुला यंत्र, हर्ष चरित में इसका उल्लेख किया गया। हर्ष चरित में, अरे भैया हर्ष चरित इतना भी नहीं दिखता क्या कि हर्ष चर्चित कर दिया है? ठीक है, हर्ष चरित्र में इसका उल्लेख किया गया है। तो सिंचाई प्रयोग में लाई जाने वाले यंत्र घंटी यंत्र है, तुला यंत्र है। और ये दोनों हर्ष चरित्र में, हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने बच्चे। जलाशय की भूमि को, ठीक है ना, जलाशय की भूमि को रेती पत्ती, ठीक है, नहीं, जलाशय की भूमि को रेती पट्टी के नाम से थोड़ी नहीं जाना जाता था बेटा। ठीक है, जो जलाशय की भूमि होती थी उसको एटी पत्ती के नाम से जाना जाता था। एटी पत्ती जो जलाशय की भूमि होती थी, मतलब जहां पर बेटा जलाशय कोई तालाब है तो उसको एटी पत्ती, जलाशय की भूमि को, ठीक है। तो जहां पर जलाशय है, कोई भी तालाब है या कुआं है मेरे प्यारे बच्चे, तो ऐसी भूमि को हम एटी पत्ती कहते थे, जलाशय की भूमि को एटी पत्ती। अब सबसे पहले ठीक है ये हो गया। अब हम चालुक्यकालीन संस्कृति के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। चालुक्यकालीन संस्कृति, चालुक्यों के द्वारा जो स्थापत्य का कार्य किया गया, और उसके बाद फिर हम पल्लव के बारे में बात करेंगे। और जैसे पल्लवों के बारे में बात हमारी हो जाएगी तभी हमारा ये चैप्टर जो है बच्चे वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चालुक्यकालीन संस्कृति। पुलकेशिन प्रथम के दरबारी जो रवि कीर्ति हैं उन्होंने एहोल प्रशस्ति लेख की रचना की है, ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी, पुलकेशिन द्वितीय होगा बेटा। जी, पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी हैं रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी साहब का नाम क्या है? रवि कीर्ति। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति ने एहोल प्रशस्ति लेख की रचना की है, ठीक है। और इसको विकसित पद्य संस्कृत में, ठीक है ना, इसको बेटा विकसित पद्य संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। इसको विकसित पद्य संस्कृत में लिखा गया है, विकसित पद्य संस्कृत में इसको लिखा गया है। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति ने एहोल प्रशस्ति लिख की रचना की है।
और इस एहोल प्रशस्ति लेख को विकसित पद्य संस्कृत में लिखा गया है। विकसित पद्य संस्कृत में लिखा गया है। महाकूट स्तंभ लेख जो कि चालुक्यों से संबंधित है, ये विकसित गद्य में लिखा गया है। जो महाकूट स्तंभ लेख है ये चालुक्यों से संबंधित है, महाकूट स्तंभ लेख। और महाकूट स्तंभ लेख को हमने विकसित गद्य में लिखा है। महाकूट स्तंभ लेख को विकसित गद्य में लिखा है। पुलकेशिन द्वितीय के सामंत जिनका नाम गंगराज दुर्विनीत है, ये पुलकेशिन द्वितीय के सामंत हैं। उन्होंने शब्दावतार नामक एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय के एक सामंत है जिनका नाम है गंगराज दुर्विनीत। गंगराज दुर्विनीत। तो पुलकेशिन द्वितीय के सामंत गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे। शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की उन्होंने रचना की। और उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की है। उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण, तो उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की, लिखेंगे बेटा, याद करेंगे। जी, चलिए। तो उदयदेव जी ने बेटा जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की। सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत यशस्वी तिलक चंपू की रचना की। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत एंड यशस्वी तिलक चंपू, इतना ज्यादा पूछा गया है ये यशस्वी तिलक चंपू बेटा, इतना ज्यादा पूछा गया है। कभी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, यशस्वी तिलक चंपू, यशस्वी तिलक चंपू, यशस्वी तिलक चंपू, यशस्वी तिलक चंपू, बहुत बार पूछा गया। सोमदेव सूरी ने। यशस्वी तिलक चंपू बेटा किसने? सोमदेव सूरी ने। यशस्वी तिलक चंपू बेटा किसने? सोमदेव सूरी ने। नीति वाक्यामृत किसने? सोमदेव सूरी ने। नीति वाक्यामृत किसने? सोमदेव सूरी ने। ठीक है। उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की है। उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की। उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की। और पुलकेशिन द्वितीय का जो सामंत है जिसका नाम है गंगराज दुर्विनीत, उसने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार की रचना की। फिर से बोल रहा हूं, गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार की रचना की। जैनेन्द्र ने उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण, और सोमदेव सूरी, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे, नीति वाक्यामृत और यशस्वी तिलक चंपू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। स्थापत्य, रवि कीर्ति। कौन रवि कीर्ति? पुलकेशिन द्वितीय का जो मंत्री है रवि कीर्ति, जिसने एहोल प्रशस्ति लेख लिखी है। बेटा रवि कीर्ति ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो उसने भगवान जिनेन्द्र को समर्पित, भगवान जिनेन्द्र मींस महावीर स्वामी जी, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, तो भगवान जिनेन्द्र को समर्पित मेगुती मंदिर का निर्माण करवाया। मेगुती मंदिर का। विक्रमादित्य, मैंने आपको बताया था, इसकी दो पत्नी लोक महादेवी, उन्होंने लोकेश्वर महादेव। हुआ ऐसा होगा कि विक्रमादित्य की एक पत्नी जो लोक महादेवी थी, उन्होंने लोकेश्वर महादेव का निर्माण करा दिया होगा। लोकेश्वर महादेव का निर्माण उन्होंने करा दिया होगा। ठीक है। फिर वही जो त्रिलोक की देवी हैं, ठीक है, दूसरी पत्नी, ये नाराज हुई होंगी। इन्होंने कहा होगा तुमने उसके नाम से तो मंदिर का निर्माण करा दिया, तुमने मेरे नाम से तो मंदिर का निर्माण कराया ही नहीं। ठीक है। घर में काफी बहस हुई होगी, काफी रार हुई होगी, और बहुत कलेश के बाद, ठीक है, फिर विक्रमादित्य बोला होगा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लो भाग्यवती, हम तुम्हारे भी नाम से एक और मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। तो उन्होंने फिर त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, विक्रमादित्य ने। तो विक्रमादित्य की दो पत्नी, और दोनों पत्नियों के नाम पे अलग अलग मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है बच्चे। इसके अलावा अन्य प्रमुख मंदिर जिनका निर्माण वातापी के चालुक्यों ने करवाया, लाठ खां का मंदिर है बेटा, लाठ खां का मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, दुर्गा, संगमेश्वर मंदिर, और पापनाथ का मंदिर। संगमेश्वर मंदिर और पापनाथ का मंदिर। संगमेश्वर मंदिर और पापनाथ का मंदिर। ठीक है। तो अन्य प्रमुख मंदिर जिनका निर्माण वातापी के चालुक्यों ने करवाया, वो ये आपके सामने है। लाठ का मंदिर है, विरूपाक्ष महादेव है, दुर्गा मंदिर है, संगमेश्वर मंदिर है, और पापनाथ का मंदिर है। ये मंदिर जिनका निर्माण वातापी के चालुक्यों ने करवाया है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? बस अभी 10-15-20 मिनट में ही चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना बच्चे?
ठीक है, हाँ माइक को मैंने 1 इंच दूर कर लिया, अमरदीप जी आपकी सुन लिया। अब देखो मैं, ठीक है, आप सब लोग इस क्लास में हैं और आप ही लोग जो है पॉलिटी की क्लास में भी आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आप मुझे बता देना कैसा करना चाहिए। ठीक है, पॉलिटी हम संविधान सभा पर हैं, है ना। और अभी संविधान सभा के 2-3 लेक्चर अभी बचे हुए हैं, क्योंकि संविधान सभा बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एक लेक्चर संविधान सभा का हम कर चुके हैं, अभी 1-2 लेक्चर संविधान सभा का और बचा हुआ है। ठीक है, हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, वो संविधान सभा के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। ठीक है ना, रिकॉर्ड कर लिए थे, क्योंकि कल मेरी मैराथन क्लास थी ना, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे उनको, लेक्चर्स को मैंने। ठीक है, तो अब आप बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि वो लेक्चर्स, ठीक है ना, मैं जो रिकॉर्डेड है संविधान सभा के वो 3 लेक्चर्स हैं। ठीक है ना बच्चे, तो वो आपके जो 3 लेक्चर्स हैं वो 3 क्लास बन जाएंगी आज ही। एक क्लास, एक क्लास के बाद फिर दूसरी क्लास, दूसरी क्लास के बाद फिर तीसरी क्लास। ठीक है, वो बैक टू बैक वो क्लासेस बन जाएंगी। और बैक टू बैक वो क्लासेस बन के बेटा वो लेक्चर्स आपके जो है ना बच्चे, ठीक है, आपके अपलोड हो जाएंगे, आपके वो अपलोड हो जाएंगे 3 लेक्चर्स। ठीक है, या फिर मैं आप कहो बच्चे, ठीक है, कि उन्हीं लेक्चर्स को मैं लाइव भी चला दूंगा। ठीक है, वो लाइव भी चल जाएंगे, वो वाले लेक्चर्स तो हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि आज ही आपकी संविधान सभा खत्म हो जाएगी। नहीं तो अभी संविधान सभा को खत्म होने में आपको 3 लेक्चर्स और लग जाएंगे। अगर आज ही आपने कोऑपरेट कर लिया तो वो आज ही संविधान सभा खत्म, और फिर कल जो है ना हम एक नया चैप्टर बच्चे, ठीक है, पढ़ लेंगे। जी, यस कुमार कह रहे हैं सर मैंने एंशियंट हिस्ट्री के PYQs लगाए, बहुत अच्छे से लग रहे हैं, IAS PCS RO 98%। थैंक यू सर। चलो, जी, बहुत अच्छे, है ना मेरे प्यारे बच्चे। उससे होगा क्या एक्चुअली, ठीक है ना जी, केवल प्रदीप पाल जी है, केवल प्रदीप पाल जी नो बोल रहे हैं, लेकिन प्रदीप उससे होगा क्या, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि बच्चे संविधान सभा आपकी खत्म हो जाएगी, और फिर हम, ठीक है, अपने आपके अगले, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम फिर आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो ये इसका एक बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आप प्लीज आज कर लो, और वो बच्चे मैंने आप ही के लिए तो रिकॉर्ड किए हैं वो लेक्चर्स, बात समझ में आ रही है, तो उनको आप कर लो, है ना, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर स्थापत्य, तो बेटा रवि कीर्ति ने भगवान जिनेंद्र को समर्पित मेघूती मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, विक्रमादित्य की ने पत्नी लोक महादेवी ने लोकेश्वर महादेव और त्रिलोक देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अन्य प्रमुख मंदिर जो बेटा वातापी के चालुक्यों द्वारा बनाए गए, ठीक है, अन्य प्रमुख मंदिर जो वातापी के चालुक्यों के द्वारा बनाए गए, वह लाठ का मंदिर, विरूपाक्ष महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, संगमेश्वर मंदिर और पापनाथ मंदिर है। अब हम बात करेंगे बेटा कांची के पल्लव। ठीक है, दक्षिण भारत में हम 2 महत्वपूर्ण शक्तियों को पढ़ लिए, एक वातापी के चालुक्य पढ़ लिए, बात समझ में आ रही है, मतलब सॉरी, एक ही महत्वपूर्ण शक्ति को पढ़े वातापी के चालुक्य, और दूसरी शक्ति पढ़ रहे हैं कांची के पल्लव, तीसरी है मदुरा के पांड्य। मदुरा के पांड्यों से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मदुरा के पांड्य बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई क्वेश्चन वहां से आता ही नहीं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कांची के पल्लव। इसके आरंभिक शक्तिशाली शासकों में स्कंद वर्मन या नंद वर्मन था। जो आरंभिक शक्तिशाली शासक हैं बच्चे कांची के पल्लवों में, तो कांची के पल्लवों में आरंभिक जो शक्तिशाली शासक था वह स्कंद वर्मन, ये ध्यान रखना, वह स्कंद वर्मन या नंद वर्मन था, जो आरंभिक शक्तिशाली शासकों में था। कांची से एक ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है, उससे ये जानकारी मिलती है कि ये स्कंद वर्मन इतना शक्तिशाली था कि इसने अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम जैसे ही, ठीक है, यज्ञ कराए, जैसे यज्ञ कराए। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इस व्यक्ति ने बेटा अग्निष्टोम, अश्वमेघ और वाजपेयी जैसे यज्ञ कराए हैं, तो बड़ा स्वाभाविक है कि ये एक बहुत शक्तिशाली शासक रहा होगा, इसमें किसी बात का कोई भी दोहराई नहीं है ना बच्चे। तो ये एक शक्तिशाली शासक रहा होगा, इसमें किसी बात का कोई दोहराई नहीं है। अगर इसने, ठीक है, इतने महत्वपूर्ण युद्ध कराए हैं, सॉरी महत्वपूर्ण यज्ञ कराए हैं,
तो इतने महत्वपूर्ण यज्ञ कराए हैं, तो ये एक शक्तिशाली शासक रहा होगा। तो इस राजवंश का जो संस्थापक है बच्चे, आप कह सकते हैं संस्थापक या आरंभिक शासक। तो संस्थापक या आरंभिक शासकों में एक शक्तिशाली शासक है स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन को नंद वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कांची। ठीक है, तो कांची से हमें जानकारी मिली है, और कांची से मिली हुई जानकारी के अनुसार, ठीक है, इसने बच्चे 3 महत्वपूर्ण यज्ञ कराए। स्कंद वर्मन या नंद वर्मन का जो अगला उत्तराधिकारी हुआ विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, इसलिए कि जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर अभियान किए थे, समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण भारत पर अभियान किया था, मुझे बताना समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत के साथ क्या नीति थी, एक बार मुझे बताओ। कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर अभियान किया, ठीक है, तो समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत के साथ क्या नीति थी, मुझे आप वो नीति बताएंगे फटाफट से सब लोग। बताइए। तो बेटा उस समय जो कांची का पल्लव ग्रहण मोक्षानुग्रह तुमने यही पर पढ़ लिया यार ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, जी हाँ। तो जब समुद्रगुप्त ने बेटा दक्षिण भारत पर अभियान किया था, तब यही विष्णुगुप्त जो है, ये कांची के पल्लव वंश का शासक था। यही विष्णुगुप्त जो है बेटा, ये कांची के पल्लव वंश का शासक था। और वहां पर इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के कारण विष्णुगुप्त को माफ कर दिया था। क्योंकि देखो समुद्रगुप्त इतना इंटेलिजेंट था, उसे पता था कि वह दक्षिण भारत के इन राजवंशों को जीतकर अगर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला भी लेगा, तो आज नहीं तो कल वो राजवंश भैया, ठीक है, उसके काबू से बाहर हो जाएंगे, उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति, क्या ठीक है, कम से कम टैक्सेस तो मिलते रहे हैं इन लोगों से। तो विष्णुगुप्त था उस समय। लेकिन इस राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है सिंह विष्णु को। ठीक है, ही इज द मैन, सिंह विष्णु, जो आप कह सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक है मेरे प्यारे बच्चे। पल्लवों का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु ही है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी तक किया, सिंह विष्णु ने। मतलब बहुत दक्षिण भारत तक, मतलब दक्षिण के बहुत लंबे हिस्से तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसने अवनी सिंह, अवनी का मतलब होता है बेटा पृथ्वी, तो इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और मामल्लपुरम, मामल्लपुरम मतलब इनका एक शहर है, इनका एक सिटी है मामल्लपुरम। तो इसने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, देखो मैं आपको बताता हूं मंदिर निर्माण की शैली। देखिए 3 शैलियां आपने सुनी होंगी। मंदिर निर्माण की शैली बेटा 3 शैली आपने सुनी होंगी, उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है, वह नागर शैली है। आप बस इतना याद रखना है ना, नागर शैली उत्तर भारत में, मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली। मध्य भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है, वो वेसर शैली है, वेसर शैली है मध्य भारत में। ठीक है, और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है, वह द्रविड़ शैली है। दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है, वह द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत में। तो ये यहाँ पर आप समझ में रखना बच्चे, ये आप ध्यान रखना कि मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं, उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में वेसर शैली, और दक्षिण भारत में हम इसको किस नाम से जानते हैं, द्रविड़ शैली। तो बेटा दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है ना, मंदिर निर्माण की शैली, इस शैली के जो जन्मदाता है, इस शैली के जो संस्थापक है, वो पल्लव है। और पल्लवों में ये काम बच्चे जो सबसे पहले स्टार्ट किया, वो एक्चुअली सिंह विष्णु ने ही किया है। ठीक है, क्लियर है। नागर है बेटा, नागर, यागर कहाँ से हो गया नागर है बेटा। यार तुम लोग मेरी राइटिंग का मजाक बना रहे हो हैं। कोई बात नहीं, एक दिन हमारी भी राइटिंग अच्छी होगी बेटा। उड़ा लो मजाक, उड़ा लो हमारा भी। चलिए, तो उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में वेसर, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ठीक है भैया।
बताएंगे। क्लियर हुआ ना? बहुत अच्छे। तो ये जो सेह विष्णु है बेटा, ये पल्लवों का वास्तविक संस्थापक है। सेह विष्णु मतलब ठीक है, ही इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। ये पल्लव राजवंश का वास्तविक संस्थापक है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी तक किया, ठीक है। और इसने उपाधि धारण की अवनी सिंह की, उपाधि इसने धारण की अवनी सिंह की। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मामल्लपुरम में इसने आदिबरा मंदिर का निर्माण कराया, मामल्लपुरम में आदिबरा मंदिर का निर्माण करवाया। और इस मंदिर में इसने भगवान विष्णु के साथ स्वयं अपनी, भगवान विष्णु के साथ बेटा स्वयं अपनी और अपनी दोनों पत्नियों की मूर्तियां स्थापित करवाई, भगवान विष्णु के साथ स्वयं अपनी। तो मतलब ये एक तरह से देवत्व से जुड़ना भी है कि भगवान विष्णु के साथ अपनी, और अपनी तो छोड़ो छोड़ो, दो पत्नियों की मूर्तियां भी भगवान के साथ स्थापित करा दी। तो ठीक है, सेह विष्णु, ठीक है, सेह विष्णु। अब आते हैं बेटा अलवार। अलवार आप समझ गए, ठीक है ना? अलवार आप समझ गए, अलवार, ठीक है। मैंने पढ़ाए थे अलवार और नैनार। तो जो वैष्णव संत होते हैं दक्षिण भारत में उनको अलवार कहा जाता है, सैफ संतों को नैनार कहा जाता है। तो अलवारों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार पल्लवों के समय में ही किया था। अलवारों ने दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया बेटा, वह पल्लवों के समय में ही किया था। अलवारों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार। फिर हम आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम पर। अब ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, ये सेह विष्णु के बाद, ठीक है, सेह विष्णु, ठीक है, ये रहे सेह विष्णु जो अभी मैंने पढ़ाए थे आपको बेटा। सेह विष्णु, सेह विष्णु के बाद जो अगला शासक बना वह महेंद्र वर्मन प्रथम बना, ठीक है। महेंद्र वर्मन, इसी के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई, और जिसकी शुरुआत एक्चुअली पुलकेशिन द्वितीय ने की। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक है, याद आया? पुलकेशिन द्वितीय बेटा जो कि चालुक्य वंश का शासक था, उसने महेंद्र वर्मन की राजधानी पर आक्रमण किया। महेंद्र वर्मन को पराजित करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद जो महेंद्र वर्मन का बेटा है नरसिंह वर्मन, वो श्रीलंका के शासक मानव वर्मन की सहायता लेता है, और वो फिर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बेटा पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी बातापी पे आक्रमण करता है। वो बातापी को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, पुलकेशिन द्वितीय को ठीक मार देता है, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है, और बातापी कोंडा की उपाधि धारण करता है। बातापी कोंडा का मतलब है बातापी को नष्ट करने वाला, बातापी का नाश करने वाला। वह बातापी कोंडा की उपाधि धारण करता है। वह एक योग्य एवं वीर शासक था। महेंद्र वर्मन जो है बेटा, वह एक योग्य एवं वीर शासक था। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का संरक्षण करता था। महेंद्र वर्मन प्रथम बच्चे स्वयं विद्वान था और विद्वानों का संरक्षण करता था, संरक्षक था, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं उसने उपाधि, तो उसने बेटा जो उपाधियां धारण की हैं, वह उसने उपाधि धारण की है विचित्र चित्र की, ठीक है। ये ध्यान रखना, महेंद्र वर्मन की उपाधियां हैं विचित्र चित्र, मत विलास, गुणवर, चैत्यकारी। चैत्य का मतलब होता है बेटा मंदिर, तो मंदिरों को बनाने वाला, चैत्रकारी, शत्रुमल, शत्रुओं को पराजित करने वाला, ललितांकुर, जिस तरह से ठीक है ना ललिताओं का अंकुर होता है वो वैसा है। और अवनी भाजन, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर शासन करने वाला अवनी भाजन। तो विचित्र चित्त की उपाधि धारण की है, मत विलास की उपाधि धारण की है, सब महेंद्र वर्मन की उपाधियां हैं, आप देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चे? तो ये सभी जो उपाधियां हैं किसकी हैं? ये इसी की हैं। विचित्र चित्त की उपाधि धारण की, मत विलास की उपाधि धारण की, गुणभर की उपाधि धारण की, चैत्यकारी की उपाधि धारण की, शत्रुबल्ल की उपाधि धारण की, ललितांकुर की उपाधि धारण की, और इसने ठीक है अवनी भाजन की उपाधि धारण की। किसकी बच्चे? अवनी भाजन की उपाधि धारण की, ठीक है, अवनी भाजन की उपाधि धारण की। अब रचना, क्योंकि इसने विचित्र चित्र, मत विलास इसकी उपाधि धारण की मेरे प्यारे बच्चे, तो ध्यान रखना इसकी रचना है मत विलास प्रहसन और भगवज्जुकीयम, ठीक है। इसमें से जो है ये दोनों ही रचना, मत विलास प्रहसन और भगवज्जुकीयम, ये दोनों ही रचना इसकी बहुत फेमस, बहुत लोकप्रिय रचनाएं हैं इसकी। मत विलास प्रहसन भी और भगवज्जुकीयम भी, दोनों ही बहुत लोकप्रिय रचनाएं बच्चे। और इसके दरबारी कवि है भारवी, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे, भारवी करारता अर्जुनियम। आप अगर प्रीवियस ईयर लगाते होंगे, ठीक है, या आपने पूर्व में कोई एग्जाम दिया होगा, तो आपको पता है कि भारवी जो कि इसके दरबारी कवि हैं महेंद्र वर्मन के, इनकी रचना करारता अर्जुनियम कितनी ज्यादा बार पूछी गई है।
तो भारवी साहब की रचना है किरातार्जुनीयम, बहुत बार पूछी गई है। इनके दरबारी कवि है भारवी और रचना है भारवी साहब की किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम बेटा बहुत बार पूछी गई है ये रचना, किरातार्जुनीयम है भारवी की, ठीक है ना। और ठीक है, खुद उनकी रचना जो है वो मत विलास प्रहसन है और भगवत जुकियम है, महेंद्र वर्मन प्रथम के। वह स्वयं भी विद्वान थे ना महेंद्र वर्मन प्रथम बेटा, तो वह स्वयं भी विद्वान थे, तो उनकी रचना है मत विलास प्रहसन और भगवत जुकियम। उनकी स्वयं की रचना है मत विलास प्रहसन और भगवत जुकियम। उनके दरबारी कवि भारवी, भारवी की रचना किरातार्जुनीयम। प्रारंभ में ये जैन धर्म के अनुयायी थे महेंद्र वर्मन, ठीक है, प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे महेंद्र वर्मन। फिर बाद में ये बेटा एक शैव आचार्य अपर के प्रभाव में आ गए, ठीक है। और शैव आचार्य, शैव मतलब जो भगवान शिव से संबंधित धर्म है, आप बिल्कुल शुरुआत में पढ़कर आए हैं। तो बाद में ये शैव आचार्य अपर के प्रभाव में आ गए, और जैसे ये शैव आचार्य अपर के प्रभाव में आए तो फिर इन्होंने शैव धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे, ऐसा नहीं कि शैव बन चुके हैं तो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल अंधे हैं, ये सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं। इनके समय में मंदिर निर्माण कला द्रविड़ शैली का विकास हुआ, ठीक है ना बच्चे। और द्रविड़ शैली का विकास महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में हुआ, नो डाउट। लेकिन ठीक है, द्रविड़ कला शैली की भी जिस शैली का विकास हुआ उसको मेरे प्यारे बच्चे महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर। उसको महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता है इन्हीं के नाम पर। क्यों? क्योंकि वो इनके समय में विकसित हुई है ना, इसलिए उसको महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता है। जी। तो मंदिर निर्माण की जो शैली इनके समय में विकसित हुई उसको महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता है। मंदिर निर्माण की बेटा जो शैली इनके समय में विकसित हुई उसको महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्लियर है। इनकी उपाधियां याद है, इनकी रचनाएं याद है, महेंद्र वर्मन प्रथम की। बहुत योग्य व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत शक्तिशाली शासक है, नो डाउट पल्लवों के, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी दो राय। अब नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम का जो उत्तराधिकारी है वो नरसिंह वर्मन प्रथम है। ये महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा है बच्चे, ठीक है। इसने मामल्ल की उपाधि धारण की। मामल्ल, मामल्ल का मतलब होता है एक ताकतवर शासक। मामल्ल मीन्स एक ताकतवर शासक, तो इसने मामल्ल की उपाधि धारण की। और इसके समय में भी पल्लव चालुक्य संघर्ष चला है, इसके समय में भी पल्लव चालुक्य संघर्ष चला है, इसके समय में भी बेटा पल्लव चालुक्य संघर्ष चला है। ये बात समझ में आ रही है। इसने मंदिर निर्माण कला की द्रविड़ शैली का विकास किया, इसने मंदिर निर्माण कला की द्रविड़ शैली का विकास किया, और इसने मामल्य शैली इसको कहा गया। हेनसांग ने बेटा इसी के समय कांची की यात्रा की। हेनसांग ने, देखो हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भी आया, देख हेनसांग बेटा इसके दरबार में भी आया है जिसने कांची की यात्रा की, और कांची को उसने रत्नों का आकार कहा है, कांची को उसने रत्नों का आकार कहा है। और उधर जो बेटा महेंद्र वर्मन है उसके भी दरबार में उसने यात्रा की हेनसांग ने, तब भी तो उसको नीति का पंडित, मतलब ये सब आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी शासक हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी शासक हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे वो फिर भी ठीक है सभी के दरबार में जा रहा है, और सभी के दरबार में जाकर बच्चे वो सभी के राजवंश की यात्रा कर रहा है। चलो ठीक है, क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आई बच्चे। तो महेंद्र वर्मन प्रथम का अगला उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम का जो अगला उत्तराधिकारी है बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। इसने मामल्ल की उपाधि धारण की। इसके समय में भी पल्लव चालुक्य संघर्ष चला, और मंदिर निर्माण कला की द्रविड़ शैली का विकास, और इसे मामल्ल शैली कहा गया। हेनसांग ने इसी के समय में कांची की यात्रा की और कांची को रत्नों का आकार कहा। कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। जो कांची है, ठीक है भैया जी, कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये बात आपको समझनी है कि भाई कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। अरे जी बेटा, ठीक है ना। और इसके उपाधि एक अन्य है आगम प्रिय। अरे आदम प्रिय नहीं, क्यों इसे आदम खोर बना रहे हो? आगम प्रिय, आगम का मतलब होता है बच्चे साहित्य, तो इसकी एक अन्य उपाधि है आगम प्रिय। चलिए, कांची में बच्चे इसने एक संस्कृत
विद्यालय की भी स्थापना कराई। इसके दरबारी कवि दंडिन है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। वटा विद्वान दंडिदा, दंडिन जो है संस्कृत के महान 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 विद्वान में गिने जाते हैं। दंडिन मैंने मैंने क्या बोला, महान महान विद्वान में गिने जाते हैं। तो दरबारी कवि दंडिन है, और दंडिन की रचना है काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम। जो महाकवि, ठीक है ना, दरबारी कवि दंडिन है, दंडिन की जो रचनाएं हैं काव्यदर्श और 10 कुमार चरितम है। दंडिन की रचनाएं काव्यदर्श और 10 कुमार चरितम, इनके दरबारी कवि दंडिन है, और दंडिन की जो रचनाएं हैं वो काव्यदर्श और 10 कुमार चरितम है। काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम, क्या याद हुआ आपको ये? चलो ठीक है जी, क्लियर हुआ, ये बताइए समझ में। तो कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी कैलाशनाथ मंदिर को बेटा सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये फैक्ट रह गया। चलो ठीक है, सिद्धेश्वर मंदिर। लेकिन ठीक है ना, एक अन्य उपाधि आगमप्री है। कांची में एक संस्कृत विद्यालय, ठीक है, दरबारी कवि दंडन, उनके दरबारी कवि भारवी और इनके दंडन, ठीक है। अ, ठीक है, इसी के समय में, इसी के समय में बेटा, ठीक है, इसी शासक के समय में आप लिख सकते हैं, किसके, नरसिंह वर्मन के समय में, ठीक है ना, स्थापत्य का बड़ा विकास हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। चलो ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता दिया, इसने मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया है। चलो ये ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो इसके समय में ये नरसिंह वर्मन है, मैं लिख देता हूं नरसिंह वर्मन। इसके समय में, नरसिंह वर्मन के समय में मंदिर निर्माण का बहुत ज्यादा विकास हुआ। नरसिंह वर्मन के समय में बेटा मंदिर निर्माण का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ, और उसको मामल्य शैली कहा गया। मंदिर निर्माण की जिस शैली का विकास इसके समय में हुआ, इसको मामल्य शैली कहा गया। मंदिर निर्माण की जिस शैली का विकास हुआ उसको मामल्य शैली कहा गया इसके समय में। किसके, नरसिंह वर्मन के समय में। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, ठीक है ना बेटा, और बातापी कोंडा की उपाधि धारण की इसने, और इसने बातापी कोंडा की उपाधि धारण की। धारण की, ठीक है, अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, और इसने बेटा बातापी कोंडा की उपाधि धारण की। ये बात समझ में आ रही है? अपने पिता की मृत्यु का बदला, और इसने भैया जी किसकी, बातापी कोंडा की उपाधि धारण की। अब इसके बाद नरसिंह वर्मन के बाद बच्चे नंदी वर्मन। नरसिंह वर्मन के बाद उसका बेटा नंदी वर्मन अगला शासक बना, नंदी वर्मन। तो नंदी वर्मन के समय कांची में मुक्तेश्वर मंदिर, जो नंदी वर्मन है, नंदी वर्मन के समय बेटा कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है जी। तो नंदी वर्मन के समय बेटा कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया। और नंदी वर्मन के समय में भी मंदिर निर्माण कला शैली का बहुत ज्यादा विकास हुआ। नंदी वर्मन के दरबारी जो थे वो पेरुन देवनार थे, और पेरुन देवनार ने ही भारत वीणवा की रचना की है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, जिसको ये ध्यान रखना, भारत वीणवा जो है इसको आप कह सकते हैं कि, ठीक है, तमिल का महाभारत। ठीक है, ये तमिल मतलब इन्होंने महाभारत को तमिल भाषा में पेरुन देवनार ने भारत वीणवा के नाम से इसकी रचना की है। और नंदी वर्मन के दरबार में तिरुमल, ठीक है, तिरुमल अलवार निवास करते थे। तिरुमल अलवार मतलब बहुत बड़े अलवार थे ये, बहुत बड़े अलवार आचार्य थे तिरुमल।
ये तिरुमल निवास करते थे, बहुत बड़े अलवार आचार्य थे, नंदीवर्मन द्वितीय के दरबार में तिरुमल अलवार निवास करते थे। ठीक है, तो इसी वंश के शासक नंदीवर्मन तृतीय के दरबारी कवि पेरुन देवनार ने भारत वीड़वा के नाम से महाभारत का अनुवाद तमिल में किया था, भारत वीड़वा के नाम से। ठीक है, तमिल में अनुवाद किया। नंदीवर्मन द्वितीय के दरबार में तिरुमल अलवार भी निवास करते थे। चलिए अब प्रशासन के बारे में बात करें तो प्रशासन आपके सामने है। ठीक है ना, देखो सबसे नीचे गांव होगा मेरे प्यारे बच्चे, गांव। ठीक, गांव का जो मुखिया होगा वो ग्राम भोजक होगा। सबसे नीचे गांव, गांव का मुखिया कौन होगा? ग्राम भोजक होगा। सबसे नीचे गांव, गांव का मुखिया ग्राम भोजक होगा। कई गांवों से मिलकर एक कोत्तम बनेगा। ठीक है, कोट्टम, कोट्टम या कोत्तम, कोट्टम आज भी कह देते हैं कोट्टम। और उसका मुखिया देशाधिकृत होगा। कोट्टम का मुखिया कौन होगा? देशाधिकृत। कई कोट्टम से मिलकर विषय बनेगा, विषय का मुखिया विषयपति होगा। कई विषयों से मिलकर राष्ट्रीय मंडल बनेगा, उसका मुखिया राष्ट्रन होगा। बस समझ में आ रही है? और यहाँ पर बेटा ठीक है, बपत्री प्रशासनिक अधिकारियों को कहते थे। जैसे वहां पर अमात्य कहते थे ना मौर्य काल में, ऐसे यहाँ पर बपत्री कहते थे प्रशासनिक अधिकारियों को। तो कई गांवों से मिलकर कोट्टम बनेगा, गांव का मुखिया ग्राम भोजक। कई गांवों से मिलकर बेटा कोट्टम बनेगा, कोट्टम का मुखिया देशाधिकृत। कई कोट्टम से मिलकर विषय बनेगा, विषय का मुखिया विषयपति। विषय से ऊपर बेटा राष्ट्र है, राष्ट्रीय मंडल जिसका मुखिया राष्ट्रन है। राष्ट्रीय मंडल जिसका मुखिया कौन है? राष्ट्रन है, जिसका मुखिया राष्ट्रन है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। याद हो गया? कोई इशू नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं बच्चे। केंद्रीय प्रशासन, देखो केंद्रीय प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया राजा होता है। हम सब जानते हैं कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया राजा होता है। जो मंत्री परिषद होती है उसको रहस्याधिकद कहा जाता है। रहस्याधिकद, रहस्याधिकद मंत्री परिषद को यहाँ पर। ठीक है, तो मंत्री परिषद को कहा जाता था रहस्याधिकद। ठीक है, क्लियर है बच्चे? मंत्री परिषद को रहस्याधिकद। और जो न्यायालय होते थे, न्यायालय, ठीक है जो भैया जो न्यायालय होते थे, न्यायालय को हम लोग कहते थे बच्चे, ठीक है न्यायालय को क्या कहते थे? न्यायालय को कहते थे धर्मासम या अधिकरण। बिल्कुल सही बात है। सेनापति अध्यक्ष उसको सैन्य विभाग का प्रमुख होगा। जो भी सेनापति अध्यक्ष सैन्य विभाग का प्रमुख, सेनापति का जो अधीनस्थ अधिकारी होगा वो नायक होगा। जो तीर्थ स्थानों से कर वसूलेगा वो तीर्थक होगा। जो वन विभाग का अध्यक्ष होगा वह गुमिक होगा। जो राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होगा वो ठीक मंडवी होगा, राजस्व जमा करने वाला अधिकारी। तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। देखो प्रमुख कौन होगा? प्रमुख राजा होगा। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख बेटा कौन होगा? केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा होगा। भैया मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मुझे भैया राजतंत्र में मुखिया कौन होता है? बताओ भाई, राजतंत्र में मुखिया कौन होता है?
तो आप कहेंगे कि साहब राजतंत्र में मुखिया राजा होता है, बोलो होता है कि नहीं बेटा। मंत्री परिषद को रहिष्याधिकृत और न्यायालय को धर्मासम या अधिकरण कहेंगे। सेनापति अध्यक्ष बेटा सैन्य विभाग का प्रमुख होगा। नायक जो होगा वह सेनापति का अधीनस्थ अधिकारी होगा। तीर्थक तीर्थ स्थानों से कर वसूलेगा। गुमिक जो है वो वन विभाग का अध्यक्ष होगा। और मंडवी जो है बेटा, मंडवी वह राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होगा। मंडवी क्या होगा? राजस्व जमा करने वाला अधिकारी। ये बस समझ में आई, मंडवी राजस्व जमा करने वाला अधिकारी। गुमिक जो है वह गुमिक वन विभाग का अध्यक्ष है। गुमिक तीर्थक जो है, ये तीर्थक का काम है भैया तीर्थ स्थानों से कर वसूलना। तीर्थक का काम क्या है? तीर्थक बेटा तीर्थ स्थानों से कर वसूलेगा। तीर्थक तीर्थ स्थानों से कर वसूलने वाला अधिकारी है। तीर्थ स्थानों से कर वसूलने वाला अधिकारी है। नायक सेनापति का अधीनस्थ अधिकारी है। नायक नायक सेनापति का अधीनस्थ अधिकारी है। सेनापति या अध्यक्ष जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख है। ठीक है। और प्रमुख कौन है बच्चे? केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा है। मंत्री परिषद को रहिष्याधिकृत कहा जाएगा। मंत्री परिषद को क्या कहा जाएगा भैया? मंत्री परिषद को रहिष्याधिकृत कहा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना आप सभी को? मंत्री परिषद को रहिष्याधिकृत कहा जाएगा। क्लियर है? न्यायालय को धर्मासम या अधिकरण कहा जाएगा। नायक सेनापति का अधीनस्थ अधिकारी। तीर्थक तीर्थ स्थानों से जो कर वसूलेगा। गुमिक वन विभाग का अध्यक्ष है। और मंडवी जो राजस्व जमा करने वाला अधिकारी है वह मंडवी है। जो बेटा राजस्व जमा करने वाला अधिकारी है, राजस्व जमा करने वाले अधिकारी को हम लोग क्या कहेंगे? राजस्व जमा करने वाले अधिकारी को मंडवी कहेंगे। चलिए जी, ये बात यहां तक सभी को समझ में आई? ठीक है। आइए अब हम बच्चे बात करेंगे यहां पर इनके समय में मंदिर निर्माण कला की शैली। मंदिर निर्माण शैली। मंदिर निर्माण शैली किसके समय में बच्चे? पल्लवों के समय में। तो पल्लवों में जो मंदिर निर्माण शैली है उसके बारे में हम A to Z ठीक है सब कुछ बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। तीन चीजें ठीक है। एक तो उस शैली का नाम क्या है, उसका प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक, और वह जो मंदिर निर्माण कला की शैली है उसकी विशेषता क्या है, ये तीन चीज देखेंगे। उस मंदिर निर्माण कला शैली की बेटा विशेषता क्या है, तीन चीज देखेंगे। ठीक है। नाम क्या है मंदिर निर्माण कला शैली का, उसके प्रतिपादक कौन है मंदिर निर्माण कला शैली के, उसके प्रतिपादक कौन है, और उस शैली की विशेषता क्या है। जैसे सबसे पहले महेंद्र वर्मन शैली। ठीक है ना। महेंद्र वर्मन शैली बेटा सबसे पहले, महेंद्र वर्मन शैली ये शैली का नाम है। मंदिर निर्माण कला की द्रविड़ शैली का नाम महेंद्र वर्मन शैली है। इसके जो प्रतिपादक है महेंद्र वर्मन शैली के, वे स्वयं महेंद्र वर्मन प्रथम है। इस शैली के जो प्रतिपादक है बेटा वे कौन है? वह महेंद्र वर्मन प्रथम है। महेंद्र वर्मन प्रथम है। और ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम की शैली है ना बेटा, ये पूरी तरह से शैलोत्कीर्ण है। मतलब ये शैल पर, मतलब ये रॉक पर बनाई गई, ये पूर्णतः शैलोत्कीर्ण है ये शैली। ये पूर्णतः शैलोत्कीर्ण शैली है। ठीक है। पूर्णतः शैलोत्कीर्ण शैली है। दूसरी है मामल्ल शैली। मामल्ल शैली बेटा कौन? महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन। मामल्ल शैली। तो इस शैली के बच्चे संस्थापक या इस शैली के प्रतिपादक कौन है? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन को हम मामल्ल भी कह देते हैं ना, क्योंकि नरसिंह वर्मन ने मामल्ल की उपाधि धारण की थी। तो चूंकि नरसिंह वर्मन ने मामल्ल की उपाधि धारण की थी इसलिए मामल्ल भी कह देते हैं। और ये शैली जो है ये भी पूर्णतः शैलोत्कीर्ण है।
यह शैली भी बेटा पूरी तरह से शैल उत्कीर्ण है, पूर्णतः शैल उत्कीर्ण है। ये मामल्य शैली जो है, नरसिंह वर्मन मामल्य बच्चे, ठीक है, इसके संस्थापक है। अगली है राज सिंह शैली। राज सिंह शैली। अब ये जो राज सिंह शैली है बच्चे, तो इसके जो संस्थापक होंगे राज सिंह शैली के, जी, राज सिंह शैली के जो संस्थापक होंगे वे होंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय साहब, ठीक है, जिनको राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनको राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इनको इनको राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनको राज सिंह के नाम से भी जाना जा रहा है। और ये शैली जो है ये पूरी तरह से पूर्णतः संरचनात्मक है, संरचनात्मक है, संरचनात्मक। ये शैली पूरी तरह से बेटा संरचनात्मक शैली है, पूरी तरह से संरचनात्मक शैली है। और ये शैली है आपकी राज सिंह शैली, राज सिंह शैली। नरसिंह वर्मन द्वितीय इसके प्रतिपादक हैं। और फिर लास्ट शैली जो होगी वह नंदी वर्मन की शैली होगी। नंदी वर्मन जो है बच्चे, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा विकास किया है, बहुत ज्यादा विकास किया है मंदिर निर्माण कला की शैली का, जिसको आप लोग अपराजित शैली भी बोलते हैं, अपराजित, अपराजित शैली, इसको अपराजित शैली के नाम से भी जानते हैं, अपराजित शैली बच्चे। तो ये है अपराजित शैली नंदी बर्मन, नंदी बर्मन, ठीक है, या अपराजित। नंदी बर्मन या अपराजित। और ये शैली भी पूरी तरह से संरचनात्मक है, ये शैली भी पूर्णतः संरचनात्मक है, पूर्णतः संरचनात्मक है बेटा, ये अपराजित शैली भी। मंदिर निर्माण की ये शैलियां ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली जो है बच्चे पूरी तरह से शैलोत्कीर्ण शैली है, ये ध्यान रखना, ये पूरी तरह से शैलोत्कीर्ण शैली है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन साहब इसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। अब इस शैली के उदाहरण है ना, ये जितनी भी शैलियां हैं इनके एग्जाम्पल कि भाई कौन कौन से मंदिर हैं इस शैली के। जैसे कि सबसे पहले अगर हम महेंद्र वर्मन शैली के मंदिर के बारे में बात करें तो बच्चे वो है आपका भैरव कोंड का मंदिर। भैरव कोंड का जो मंदिर है वह बेटा अर्काट जिले का मंदिर भी कहलाता है, या अर्काट जिले में है भैरव कुंड का मंदिर। तो बस आपको याद करना है कि भैरव कुंड का मंदिर इस शैली का एग्जाम्पल है, भैरव कुंड टेम्पल ऑब्लिक अर्काट, ठीक है। इससे आप याद कर लेना कि अर्काट जिले में है ये भैरव कुंड टेम्पल ऑब्लिक अर्काट, मतलब ये अर्काट जिले में है, अर्काट जिले में है, ठीक है। अगला है उंडावल्ली, उंडावल्ली। इस उंडावल्ली टेम्पल को जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये जो उंडावल्ली टेम्पल है, इस उंडावल्ली टेम्पल को हम लोग अनंत साई विष्णु मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अनंत साई विष्णु मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं, अनंत साई विष्णु मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अनंत साई विष्णु मंदिर, तो भैरव कुंड मंदिर ऑब्लिक अर्काट का मंदिर, ठीक है। और ये जो है बच्चे महेंद्र वर्मन शैली का दूसरा जो है उंडावल्ली या अनंत साई विष्णु मंदिर, या अनंत साई विष्णु मंदिर, ठीक है। अब मामल्य शैली, जब आप मामल्य शैली पर आएंगे, इस शैली पर आएंगे बच्चे, मामल्य शैली पर, तो ये भी पूरी तरह से शैलोत्कीर्ण है, मतलब शैल पर बनाई गई है मेरे प्यारे बच्चे। और इसमें ठीक है, एक तो जितने भी मंडप मंदिर हैं, जितने भी मंडप मंदिर हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर शुरुआत होनी स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, मंडप मंदिरों की, ठीक है। जिसमें मंडप मंदिरों में वराह मंदिर आएगा, ठीक है ना, महिषासुर मर्दनी या महिष मर्दनी मंदिर आएगा, और पंच पांडव मंदिर आएगा। तो इसमें एक तो आपको मंडप मंदिर मिलेंगे, मंडप मंदिर, मंडप मंदिर में, ठीक है, एक तो आपका पंच पांडव मंदिर आ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पंच पांडव मंदिर आ जाएगा, महिष मर्दनी मंदिर आ जाएगा, महिषासुर मर्दनी, या फिर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं महिष मर्दनी मंदिर, ठीक है ना जी। तो पंच पांडव मंदिर, दूसरा आ जाएगा महिष मर्दनी मंदिर, और तीसरा आएगा इसमें वराह मंदिर, वराह मंदिर,
वराह मंदिर, ठीक है ना, ये वराह मंदिर। क्लियर है बच्चे? तो नरसिंह वर्मन मामल्ल शैली, तो ये जो नरसिंह वर्मन मामल्ल शैली ये भी पूरी तरह से सैलतकीर्ण, इसमें मंडप मंदिर। दूसरा यहीं पर हमको मिलेंगे रथ मंदिर बच्चे। अब ये रथ मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये एकाश्म मंदिर है। अब आप कहेंगे सर ये एकाश्म मंदिर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो एकाश्म मंदिर का मतलब होता है ऐसे मंदिर जो, ठीक है, एक ही पत्थर पर बनाए जाते हैं। तो ऐसे मंदिर जो बच्चे एक ही पत्थर को काट कर बनाए जाते हैं, ऐसे मंदिरों को हम एकाश्म मंदिर कहते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं बच्चे कि ये एकाश्म रथ मंदिर जो हैं ये गुफा मंदिरों के अंतिम चरण माने जाते हैं। ठीक है, अब इन्हें सप्त पैगोडा भी हम लोग कहते हैं। इसमें बस याद रखना है कि इसमें जो सबसे बड़ा रथ मंदिर है इसको सप्त पैगोडा भी कहते हैं, इनकी संख्या 7 है। ठीक है, इनमें जो सबसे बड़ा जो है वह धर्मराज या युधिष्ठिर रथ मंदिर है, जो सबसे छोटा है वह द्रौपदी रथ मंदिर है। सबसे बड़ा जो है वह धर्मराज या युधिष्ठिर मंदिर है, और जो सबसे छोटा है वह द्रौपदी मंदिर है। तो रथ मंदिर या एकाश मंदिर, ये ध्यान रखना, रथ मंदिर। ठीक है, ये एकाश मंदिर मतलब एक ही पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं। गुफा मंदिर के अंतिम चरण है बच्चे ये। अंतिम चरण है, सप्त पैगोडा कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सप्त पैगोडा। इनको सप्त पैगोडा कहा जाता है। इन रथ मंदिरों में बस दो चीज पूछी जाएगी कि भाई सबसे बड़ा, सबसे बड़ा धर्मराज या युधिष्ठिर, बात एक ही है। युधिष्ठिर को ही धर्मराज कहते थे, धर्मराज युधिष्ठिर। और सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर। द्रौपदी रथ, सबसे छोटा द्रौपदी रथ। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपराजित शैली। नहीं नहीं, अभी तो बच्चे नरसिंह वर्मन शैली। हमें नरसिंह वर्मन शैली जो है, ठीक है, जिसको आप राजसिंह शैली कहेंगे, राजसिंह शैली के मंदिर भी हमें देखने हैं कि भाई राजसिंह शैली मंदिर कौन कौन से हैं। तो बेटा जो राजसिंह शैली के मंदिर हैं, राजसिंह शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है कि इन मंदिरों में हमें गोपुरम का विकास देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलो मैं उनको और लिख दूंगा कहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलो, अब राजसिंह शैली, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, राजसिंह शैली के जो मंदिर हैं इनमें गोपुरम का विकास देखने को मिलेगा हमें। शैली के मंदिर, इनमें गोपुरम का विकास देखने को मिलता है। इन मंदिरों में बेटा गोपुरम का विकास देखने को मिलता है। गोपुरम का विकास इन मंदिरों में देखने को मिलता है। ठीक है, इन मंदिरों में मेरे प्यारे बच्चे आपका बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर बहुत फेमस है। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर वो राजसिंह शैली का ही मंदिर है। ठीक है, नरसिंह वर्मन शैली का। तो भैया आपका बैकुंठ पेरुमाल मंदिर हो गया, ये कांची में है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। और यहीं पर आपका आ, यहीं पर आपका, ठीक है ना, राज सिंह सिद्धेश्वर मंदिर भी मिलेगा अपने ही नाम पर, राज सिंह सिद्धेश्वर मंदिर, है ना बच्चे। तो एक तो बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर देखने को मिला, दूसरा राज सिंह सिद्धेश्वर मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसको हम कैलाशनाथ का मंदिर भी कहते हैं। कैलाशनाथ का मंदिर भी कहते हैं। तो गोपुरम का विकास होता है इन मंदिरों में। ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषता है मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है? और बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर, राज सिंह सिद्धेश्वर मंदिर और कैलाशनाथ का मंदिर इसके प्रमुख एग्जाम्पल, राज सिंह शैली। इसके बाद राज सिंह शैली के बाद लास्ट अपराजित शैली। अपराजित शैली मतलब सबसे प्राचीनतम जो गोपुरम हमें मिलता है वो कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है। सबसे प्राचीनतम गोपुरम कैलाश मंदिर में देखने को मिलता है।
अब अपराजित शैली के मंदिरों के मैं केवल आपको एग्जाम्पल बताऊंगा आपका, दोनों ही कांची में है। एक तो है कांची का मातंगेश्वर मंदिर, ठीक है ना, एक तो है बच्चे कांची का कांची का मातंगेश्वर मंदिर, ठीक है। एक तो ये हो गया कांची का मातंगेश्वर मंदिर, और दूसरा हो गया बेटा कांची का ही मुक्तेश्वर मंदिर। दूसरा हो गया कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। तो एक हो गया साहब तुम्हारा कांची का मातंगेश्वर मंदिर, कांची का मातंगेश्वर मंदिर। दूसरा हो गया कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है। तो बस इतना सा था, और इसी के साथ हमारा एंशियंट हिस्ट्री खत्म। तो कुल मिलाकर आज हमने एक विषय खत्म किया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। और आप विश्वास बनिए, ठीक है, अभी तो पूरा अक्टूबर पड़ा है, ठीक है। अक्टूबर अक्टूबर में ही जहां तक मेरा अनुमान है कि हम, ठीक है, अक्टूबर अक्टूबर में ज्योग्राफी को और अक्टूबर अक्टूबर में हम पॉलिटी को बड़े आराम से खत्म कर लेंगे, बड़े प्यार से, ठीक है। तो बड़े प्यार से भी चलेंगे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं जी, गोपुरम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, देखो आप गूगल करना दक्षिण भारत की जो द्रविड़ मंदिर कला शैली है उसको, तो देखो गोपुरम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जो बरामदा होता है, जो बरामदा, ठीक है। जब हम गर्भगृह पर जाएंगे तो गर्भगृह से पहले का बरामदा एक्चुअली गोपुरम कहलाएगा जी। पॉलिटी की बच्चे देखो मैं आपको एक बताऊं, एक क्लास तो अभी आपकी लाइव चलेगी पॉलिटी की, और बाकी की दो क्लास, ठीक है, उस लाइव क्लास के बाद डाल दी जाएंगी। अभी एक क्लास तो लाइव चलेगी, जस्ट अभी लाइव चलेगी, और बाकी के बच्चे जो दो क्लास हैं वो आपकी उस क्लास के बाद डाली जाएगी, ठीक है ना। तीनों क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं डाल सकते, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ गया ये बात आप सभी को। लेकिन आपको लगेगा ही नहीं, आपको ऐसे लगेगा जैसे कितना मजे से कितने प्यार से पढ़ाया जा रहा है। आप सब लोग उस क्लास को देखना, ठीक है जी। ठीक है, चोल बेटा चोल इसमें नहीं आएंगे, चोल मिडाइवल में आएंगे, ठीक है। चोल मिडाइवल में आएंगे, अर्ली मिडाइवल में आएंगे चोल। आपको पता नहीं इसका मतलब मैं बता देता हूं कि चोल अर्ली मिडाइवल में आएंगे, ठीक है ना। जी जी बेटा मर्दीप होके नहीं, देखो आपको कंफ्यूजन है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ मुन्ना। देखो मैं गूगल खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये द्रविड़ कला शैली, ठीक है, द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ये इसमें सबसे बेस्ट दिख रहा है, ये ओपन करता हूं, देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब आप देखो इसमें आपका आएगा, देखो ये तो यहाँ पे शिखर हो गया, आप सब लोग देखें, इसको मैं लगा दूंगा पीडीएफ में, अगर ये डाउनलोड हो गया तो देखो बेटा ये तो शिखर हो गया, जरा देखेंगे सब लोग, ये शिखर हो गया,
ठीक है, इसको आप बोलेंगे कि भाई ये शिखर है, ये तो शिखर है, ये हम सब लोग जानते हैं। और यहां से लेके बेटा, शिखर के नीचे से लेके और बिल्कुल इसके बरामदे के ऊपर तक लेकर जो होता है उसको विमान कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? विमान, उसको हम विमान कहते हैं। ठीक है, गर्भगृह, ठीक है, जहां पर देवता स्थापित है वो गर्भगृह है, जहां पर देवता स्थापित है वो गर्भगृह है। ठीक है, सॉरी माफ करना, सॉरी, जो बरामदा है वो मंडप है, और जो प्रवेश द्वार है वो गोपुरम है, माफ करना, प्रवेश द्वार गोपुरम है। और मैंने क्या बोल दिया था? गोपुरम, ठीक है, द्वार से लेके और मंदिर तक, गर्भगृह तक नहीं, वो मंडप होगा, माफ करना, मंडप। ठीक है, मंडप होगा, वो मेरी गलती है मेरे प्यारे बच्चे, आई अपोलोजी। मंडप, मंडप होगा, और ये आपका गोपुरम होगा, गोपुरम होगा। प्रवेश द्वार, ठीक है, तो जो सबसे प्राचीनतम गोपुरम हमें मिलता है वो, ठीक है, हमें कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है, सबसे प्राचीनतम। तो ये गोपुरम, ये मंडप, ये देखेंगे बरामदा मतलब गोपुरम से लेके गर्भगृह तक मंडप, फिर उसके बाद ये गर्भगृह है, गर्भगृह, फिर ये विमान है, और ऊपर शिखर है। ठीक है, क्लियर है? थम्स अप करेंगे जी। ओहो, बेटा ये डाउनलोड नहीं हो सकता, कंटेंट इज प्रोटेक्टेड आ रहा है, देखो लिखा हुआ, द कंटेंट इज प्रोटेक्टेड, तो हम इसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, आप बना लेना इसको, है ना बच्चे? सौम्या पांडे, जी बेटा आ रहा है कमेंट, जी ओके। चलो, तो अभी ठीक है, सब लोग आएंगे पॉलिटी की क्लास में फटाफट से। ओ सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये कह रहा था कि, हाँ, मैं ये कह रहा था बेटा कि ठीक है, वो आप जो है ना, आपकी क्लास लाइव हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, हम पॉलिटी की क्लास में मिलेंगे, और बहुत जबरदस्त क्लास, आपको लगेगा ही नहीं पॉलिटी की वो क्लास, आपको लगेगा कि आपके टीचर बिल्कुल, ठीक है, आपके सामने खड़े होके बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हैं। दूसरा देखो क्या होगा कि पॉलिटी की ये क्लास लाइव, और उसके बाद 2 और क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड पड़ जाएंगी। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप उनको क्लास के क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है ना? मतलब आज ही उनको आप खत्म कर देंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी में हमारा कोई नुकसान नहीं है, कल की क्लास ऑफ होने से पॉलिटी में कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पॉलिटी की तो हमको 3-3 लेक्चर्स मिल गए, 3-3 क्लासेस मिल गई। हाँ, एक दिन का जरूर हमारा नुकसान हो गया, और भैया जी वो किसका हो गया? एनसीएंट का हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, उसकी भरपाई हम संडे को क्लास लेके कर लेंगे, उसकी भरपाई। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, एक बार थम्स अप करो, अब तो आवाज आ रही है ना? एक बार थम्स अप करो, अब तो क्लियर है प्लीज, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं, ठीक है, फटाफट से पॉलिटी की क्लास में। ठीक है, सब लोग वहां पे आ जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।